गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके, जो कि है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। ओके, इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे एंशिएंट टाइम में विलेज और टाउन है ना फ्लरिश हुए, यानी कि विलेज और टाउन्स का फॉर्मेशन में स्टार्ट हुआ, उस समय उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी। ओके, इसके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे हाउ डिड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज मैनफोर्ड। ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में किस तरीके से क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आने लगे और कैसे टाउन विलेजेस सिटीज फ्लरिश होने लगी। ओके, नाउ it was around 1000 BCE that people started using iron tools. Iron axes were used to clear forests and make land available for agriculture. 1000 BCE का ही टाइम था जब पीपल्स ने जब आयरन से टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ओके, अब आयरन एक्स का यूज किया जाता था फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए और उनको उन फॉरेस्ट को एज एन एग्रीकल्चर लैंड को तैयार करने के लिए ना एज एग्रीकल्चर लैंड उसको यूज करने के लिए। Iron shovels, sickles and plows were used to increase the farm yield. और उस समय जैसे लाइक आज के मॉडल में हम सिकल यूज करते हैं जब क्रॉप्स को जिससे हम काटते हैं उसको सिकल कहते हैं। प्लाव बोलते हैं, फावड़ा जो प्लाव है, इन सब चीजों प्लाव्स है। फिर उसके बाद में शावल्स हैं, इन सब का यूज करने स्टार्ट कर दिया। ओके, ताकि अपनी खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी उनकी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सके। फिर उसके साथ साथ इरिगेशन सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जाहिर सी बात है खेती बाड़ी करेंगे तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो इसके लिए उन्होंने इरिगेशन सिस्टम के लिए उन्होंने वाटर टैंक्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए, वेल्स यानी कि कुएं खोदना स्टार्ट करे, कैनाल्स बनाए, आर्टिफिशियल लेक्स बनाए। आर्टिफिशियल लेक्स उस कंडीशन में बनती है जब हम किसी भी रिवर का, नदी का फ्लो, उसके जो पैसेज से फ्लोज का डाइवर्ट करके एक आर्टिफिशियल लेक बना देते हैं। मतलब कि उसका पानी जो है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके, उस पानी के फ्लो को थोड़ा सा डाइवर्ट करके एक आर्टिफिशियल लेक बना देना। ओके, और वहां पर वो पानी स्टोर हो जाता है, जिसकी हेल्प से हम हमारी जो इरिगेशन जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट होता है। न्यू इरिगेशन सिस्टम एंड एग्रीकल्चर टूल्स रिजल्टेड इन बेटर क्रॉप यील्ड एंड बेनिफिटेड फार्मर्स। अब जो ये टूल्स इन्होंने इस्तेमाल करे, इरिगेशन फैसिलिटीज उन्होंने अच्छी इंप्रूव कर ली, तो इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उस समय के, उनकी क्रॉप जो है वो ज्यादा से ज्यादा आने लगी, ग्रो होने लगी। ओके, एज ए रिजल्ट इसमें बेनिफिट फार्मर्स को मिला। दिस meant that the farmers would be able to pay tax to the kings, which in turn would be used for building armies, palaces and forts. And as a result, जिस भी गांव का मुखिया हेड होगा उस पर्टिकुलर गांव का या सिटी का, वहां का जो राजा होगा, वो जब अच्छी क्रॉप यील्ड आएगी तो उस हिसाब से वो टैक्स पे कर पाएंगे। जब एक राजा को प्रॉपर टैक्स आएगा तो वो अपने राज्य को समृद्ध बना सकता है, वहां पे राजमहल बना सकता है, वहां पे अपनी खुद के लिए सेना बना सकता है, कोई किले बना सकता है, जिससे कि वहां उनकी जो प्रजा है वो सुरक्षित रह सके। ओके, What were the different kinds of people in the villages? अब जैसे विलेजेस फॉर्म होने लग गए, यानी कि छोटे छोटे विलेजेस, फिर टाउन्स बनने लग गए, तो साम्राज्य बनना स्टार्ट हुआ। तो उनमें किन किन टाइप्स के पीपल्स थे, मतलब कि यहाँ पर हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ओके, हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उस समय इन विलेजेस में कौन किस टाइप के पीपल्स थे। There were 3 different kinds of people living in the villages of the northern and the southern parts of the Indian subcontinent. अगर हम नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न सबकॉन्टिनेंट पार्ट का अगर हिस्सा देखें तो वहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ पीपल रहते थे। अगर हम बात करें तमिल रीजन की, तो वहाँ पे लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, मतलब कि बहुत बड़े जमींदार होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, उनको वेलरर्स कहा जाता था। वेरस जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन होते थे, यानी कि ऑर्डिनरी प्लाउमैन यानी ऐसे पर्सन जो कि दूसरे खेतों में काम करते थे, उनको उझावर्स कहते थे। और कुछ ऐसे भी लैंडलेस लेबर होते थे जो बिल्कुल जिनके पास कोई जमीन नहीं है, एज ए लेबर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, या गुलाम बेसिकली हम बोल सकते हैं, उनको कादिसियार्स और आदामीस कहते थे। ये तमिल रीजन की बात करते हैं। ओके, अब नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इस विलेज वाज हेडेड बाय पर्सन नोन एज ग्राम भोजक। और नदर्न पार्ट में जो हेड ऑफ द विलेज था, उसकी जो उपाधि या उसके डिजिग्नेशन का नाम था ग्राम भोजका। ही वॉज द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और वो वही इंसान होता था जिसका सबसे ज्यादा जमीन या जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी। ओके, हु हायर्ड स्लेव्स एंड वर्कर्स टू कल्टीवेट हिज लैंड, जो कि अपने पास गुलाम एज वेल एज लैंड जो लेबर्स होते थे उनको हायर करता था ताकि वो लोग उसके खेत पे या उसके जमीन पे काम कर सके।
द किंग असाइन हिम द ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द विलेजेस, और जो राजा होता था उस पूरी प्रजा का, वो उस पर सारी जिम्मेदारी छोड़ देता था कि आपको जितने भी विलेज में जितनी पर्सन उनसे टैक्स कलेक्ट करना है. ओके, समटाइम्स ही परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ए जज एंड द पुलिसमैन एज वेल, और कभी कभी जो ग्राम भोजा का था उसे कभी कभी एज ए जज या फिर एज ए पुलिसमैन भी काम करना पड़ता था. हिज पोजीशन वाज हेरिडिटी, उसकी जो पोजीशन थी वो हेरिडिटी थी. हेरिडिटी का मतलब वंश, उनके आने वाले जो वंशज है उन्हीं को वो ग्राम भोजा की उपाधि मिलेगी. The second category of people were गृहपतिस who worked as an independent farmer. जो second category के जो उसमें people आते हैं वो गृहपतिस आते हैं जो कि एज एन इंडिपेंडेंट फार्मर्स के तौर पे काम करते हैं. मतलब इनका जो लैंड है ग्राम भोजक के लैंड से साइज में कम होता था, वहां पर जो भी टाइप की क्रॉप्स ग्रो करना चाहते थे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि खुद के उनके पास फार्म लैंड्स होते थे. दे वर यूजुअली स्मॉल लैंड ओनर्स, वो बेसिकली जिनकी मतलब जमीन ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे. देन देयर वर दास और द कर्मकार्स हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न देयर लिविंग बाय वर्किंग ऑन अदर्स लैंड. और फिर आते थे दास या फिर कर्मकार्स जो कि दूसरे के खेतों में काम करते थे. ओके, apart from farmers and laborers, every Indian village had skilled craftsmen such as blacksmith, potters, carpenters and weaver. अब apart सिर्फ फार्मर्स ही नहीं होते थे, अदर क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे. कोई लकड़ी से रिलेटेड काम करता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था. ओके, कोई वीवर्स होते थे, मतलब कपड़े बुनाई का काम करता था, कोई लोहे का काम करता था, उसको ब्लैकस्मिथ कहते हैं. ओके, नाउ हाउ डू वी नो अबाउट द अर्ली सिटीज. अब जो अर्ली सिटीज ये बनी, हमें इनकी नॉलेज कहाँ से आएगी, हमें कैसे पता चला कि इन एंशिएंट टाइम देयर वर सिटीज, इस नाम की सिटीज थी. ओके, तो इसका रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं. ओके, कुछ होते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में मतलब कि लाइक कॉइन्स हो गए, उस समय के कॉइन्स मिल गए हमें, उस समय के स्ट्रक्चर्स किस हिसाब से बने हुए, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन जो रहती है, जो उस समय जो क्या होता था, उस समय जो फोर्ट्स बनाते थे या किले बनाते थे या कोई ऐसी चीज बोल सकते हो आप, कोई ऐसा कोई पिलर्स बनाते थे जहां पर वो लोग उसकी दीवारों पर कुछ लिखते थे. उस समय की जो स्क्रिप्ट चलती थी, उस समय की जो भाषा चलती थी, उससे कुछ लिखते थे. इन्फॉर्मेशन रहती थी राजा के बारे में, राजा ने उस समय क्या क्या काम करे उस जगह के लिए, इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन रहती थी. तो हमें इन सब चीजों से हमें आइडिया लगता है कि उस समय क्या, उस समय की सिटीज कौन सी थी और वहां पे क्या काम होता था. ओके, by looking at the image, one can get glimpse of past. Similarly, archaeologists use archaeological and literary evidence to study and understand the history. और जैसे लाइक अभी ये आपको इमेज दिख रही है जो कि रिंग वेल है, पुराना किला है, जो कि टेराकोटा रिंग वेल है, जो पुराना किला है. ये सारी इमेजेस आपको पता चले कि पुराने समय में उस जहां पर भी ये मिला है, जहां पर भी ये आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स मिला, तो वहां पे हो सकता है वहां पे पहले सिटी रही हो और वहां पे इस टाइम की सिस्टम हो. ओके, जो पहली इमेज आपको दिख रही है वो पुराना किले की इमेज है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी पाई गई थी उस दौरान की रिंग वेल की. रिंग वेल बेसिकली एक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जहां में जो उस समय पीपल शायद टॉयलेट के फॉर्म में यूज करते हो या फिर ड्रेनेज के फॉर्म में, है ना, जो भी वेस्ट निकलता उसकी नाली के यहाँ पे डंप किया जाता था या फिर एज अ टॉयलेट वो लोग यूज करते थे. ये रिंग वेल्स होते हैं. ओके, रिंग वेल जो है वहाँ के पहले हर घरों में पाए जाते थे. पीपल्स जो यहाँ पे रहते हैं, दे वर कंस्ट्रक्टेड विद रोज एंड पोर्ट्स और सेरामिक रिंग. वो कंस्ट्रक्शन इनका जो होता था वो रोज में होता था. दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर टॉयलेट, ड्रेन और एज अ गार्बेज कैन, है ना, किसी फॉर्म में वो यूज करते थे. मे बी एज अ टॉयलेट, मे बी एज अ गार्बेज कैन, मतलब जहाँ पर गार्बेज सारा डंप किया जाए, या फिर एज ए ड्रेन्स यानी कि नाली के फॉर्म में, तो रिंग वेल्स ऐसे यूज किए जाते हैं. फिर इसके अलावा इंस्क्रिप्शन. ओके, इंस्क्रिप्शन है आयरन पिलर की जो सिचुएटेड है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में. तो यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन आपको दिख रही है, ये एक आयरन पिलर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, उस टाइप की स्क्रिप्ट है. ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा जाता है. बेसिकली उस समय ये करीबन आज से 3rd सेंचुरी समथिंग की ये स्क्रिप्ट है, जहाँ पर उस समय के जो लैंग्वेज यूज होती थी लाइक संस्कृत या फिर प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी. मतलब एक टाइप की वो स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें संस्कृत या प्राकृत टाइप का लिखावट है. और बहुत से लोगों का आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस समय जो स्क्रिप्ट यूज की जाती
रहती थी, ये वो वाली स्क्रिप्ट। ओके, इंस्क्रिप्शन आर द कार्विंग ऑन वॉल्स, पिलर्स, क्ले टेबलेट्स एटसेट्रा। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? जब भी किसी दीवार पे कोई लिखावट होती है जैसे ऐसी, उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ओके, यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि केवल एक ही टाइप की लैंग्वेज नहीं है, प्राकृत लैंग्वेज भी का मिक्सचर, संस्कृत लैंग्वेज का, पर्शिया, इन सब चीज़ों का मिलकर ये आयरन पिलर पर ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ओके, और इस पिलर के हिसाब से इसमें ये लिखा गया है कि ये जो स्क्रिप्ट है या फिर ये पिलर जो बनाया गया है, ये इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु के ऑनर में बनाया गया। द इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरा हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बिलीफ्स, इंटरेस्ट एंड विजडम ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरा। अब इन इंस्क्रिप्शन या लिटरेचर से हमें पता चलता है कि उस समय लोगों की क्या मान्यता थी, किस भगवान को ज़्यादा पूजते थे, उस समय उनकी बिलीव, उस समय वो भाषा कौन सी यूज़ करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ओके, देन कम्स द पंच्ड मार्क कॉइन्स या फिर कॉइन्स। ओके, अब कॉइन्स गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर ग्लोरियस पास्ट। कॉइन्स कहीं ना कहीं उस समय के हमारा जो पास्ट था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि उस समय जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, आइदर तो सिल्वर के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे या फिर कॉपर के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे। ओके, आज से करीबन 500 साल पहले पंचमार्क कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, जिसमें आपको जब इमेज देखोगे बुक में तो आपको वेरियस काइंड्स ऑफ इमेज दिखेगी। किसी में आपको बो एंड एरो की इमेजेस दिखेंगी, यानी कि धनुष और बाण के इमेज दिखेगी, किसी कॉइन में आपको एनिमल्स फिगर्स दिखेंगे। ओके, और इस वजह से इन कॉइन्स को पंच किया जाता था, जो भी यहाँ पे छपा हुआ है पंच किया जाता था, तो इस वजह से इनको पंच मार्क कॉइन्स भी कहा जाता है। फिर आता है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मतलब कि जो भी मॉन्यूमेंट्स या फिर जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग, हमको हम स्कल्पचर्स कहते हैं। ओके, स्कल्पचर्स आर फेवरेट मीडियम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कहीं ना कहीं जो इस टाइप की स्कल्पचर्स या फिर बिल्डिंग्स बनाते थे, कहीं ना कहीं उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती थी। ये सांची स्तूपा का है, एक कार्व्ड गेटवे ऑफ द ग्रेट सांची स्तूपा। तो इसका मतलब उस समय समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता था वाइल बिल्डिंग अ बिल्डिंग। Sculptures in ancient India, carved sculptures depicting scenes of social life of a town or a village. These sculptures were used as a decorative pillars, railing and gateways of the people that were visited often by the people. और इन sculptures में decorated pillars रहते थे, railings बनी हुई रहती है। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी किसी भी टाइप की स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सांची स्तूपा में जाओगे तो वहाँ पर भी आप जब इसको पूरा विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको टीचिंग्स मिलेगी। ओके, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। फिर आती है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस यानी कि कुछ ऐसे ट्रैवलर्स उस समय उन्होंने इंडिया में विजिट किया और उन्होंने उस समय जो ऑब्जर्वेशन करके इंडिया के बारे में कुछ लिखा हो कि यहाँ के लाइफस्टाइल कैसी, यहाँ के पीपल्स की क्या मान्यता है, क्या बिलीव्स हैं, यहाँ पे क्या सिस्टम है, राजा किस तरीके से राज करता है, कैसे अपनी प्रजा को कंट्रोल करता है। ओके, लिटरेरी सोर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द एंशिएंट इंडिया। Buddhist monks such as Faxian and Zhuangzi from China have written about their visit to Indian subcontinent। जैसे कि मैंने बोला, जो फॉरेनर्स यहाँ आते थे तो अपने हिसाब जो भी वो देखते थे उस हिसाब से वो लोग अपनी बुक्स में लिखते थे। तो वैसे ही तो फॉरेनर्स चाइना से यहाँ पे आए थे, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, क्योंकि बुद्धिस्ट सेंट थे। फाजियन और ज़ुंगज़ान जो चाइना से आए थे, उन्होंने जब अपनी विजिट की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो उसके बारे में लिखा। इन द रिटन स्कॉट दे हैव मेंशन्ड द सिटीज ऑफ मगध। ओके, अब उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड में जो अपनी बुक्स में जो लिखा तो उन्होंने वहाँ पे मगध रीजन के बारे में, सिटी के बारे में लिखा, वैशाली, पाटलिपुत्र, इन सारे रीजन्स के बारे में लिखा। द ग्रीक ट्रैवलर मैगस्थनीज ऑल्सो रिकॉर्डेड द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यस इन हिज बुक इंडिका। उसी दौरान जब मगध रीजन के दौरान ही मैगस्थनीज नाम के ग्रीक ट्रैवलर यहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी बुक इंडिका में भारत की उस समय की पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ के बारे में लिखा। So stories and folk fairs also tell us about our past. Some of the most well-known stories are teaching of Buddha compiled as Jakata tales. और इसके अलावा बहुत सारी हमारी लोक कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देती है उस समय की। ओके, उस समय जो भी टीचिंग्स रहती थी, लाइक बुद्धा के समय में जकाता
टेल्स की स्टोरीज है बहुत ज़्यादा फेमस। जकार्ता टेल्स बेसिकली ऐसी स्टोरीज होती हैं जहाँ पर इस टाइप की स्टोरीज होती हैं जहाँ पर जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं लाइक शेर, बंदर, ये लोग भी बात कर सकते थे इंसान से। ओके, तो जकार्ता टेल्स ऐसे आपने कभी सुना हो या कभी कार्टून्स आपने देखे हो जहाँ पे एनिमल्स इंसान से बात करते हैं। जकार्ता टेल्स इज एन एग्जाम्पल जो कि उस समय के एंशिएंट टाइम की स्टोरीज और फॉक जो लोक कथाएं हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। They were composed by ordinary people written and preserved by the Buddhist monks। ये जो जकार्ता टेल्स के बारे में लिखा है ये सब उस समय जो वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे ना, आम इंसान थे, उन्होंने ही इनके बारे में लिखा है। इसके अलावा हमें संगम लिटरेचर के बारे में मिला। संगम लिटरेचर सदर्न पार्ट में होता था। ये बेसिकली तमिल भाषा में लिखा हुआ रहता था और आज से करीबन 2300 साल पहले यानी 2300 साल पहले के उस समय जो जिस तरह कल्चर, गवर्नेंस, जो ट्रेड या बैटल जो राजाओं ने लड़े उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है। संगम लिटरेचर बेसिकली ऐसा था जब राजा जो होते थे सदर्न पार्ट के, वो बहुत सारे कवियों को, आर्टिस्ट को एक जैसे फेयर के हिसाब से, एक मेले के तौर पे उन सबको बुलाते थे जहाँ पे वो इकट्ठे होते थे, अपने आइडियाज़, अपने पोएट्रीज, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते थे। ओके, तो वो संगम लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं उस समय किस तरीके से हमारी पॉलिटिकल लाइफ थी इन द सदर्न पार्ट, कौन कौन से बैटल से लड़े उस समय राजाओं ने, उस समय की गवर्नेंस कैसी थी, क्या क्या यहाँ पे व्यापार होता था उस समय, इनके बारे में उसमें हमें जानकारी मिली। ओके।